यूक्रेन पर जीत हासिल करना रूस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। आज यूक्रेन की सेना ने खार्किव और खेरसॉन में जोरदार अंदाज में पलटवार किया और रूस की सेना के कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर मार गिराए। यूक्रेन ने खार्किव के पास चुहीव नाम के एक शहर को दोबारा कब्जे में लेने का भी दावा किया है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने खेरसॉन के पास रातों रात 30 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भेजे थे, जिनमें से दर्जन भर से ज्यादा को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया। कब्जे की इस लड़ाई में रूस के 2 कमांडर लेवल के अधिकारियों के भी मारे जाने की खबर है। ओडेसा में यूक्रेन के सबसे बड़े पोर्ट से भी जंग की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने वैसिली बाइकोव नाम के रूसी शिप को बर्बाद कर दिया है। शिप से उठते काले धुएं का वीडियो भी सामने आया है। तीसरे दौर की बातचीत में रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर 3 शर्तें मान लेने का दबाव बनाया। रूस ने कहा कि अगर कीव मॉस्को की 3 शर्तें मान ले तो युद्ध तत्काल रोक दिया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने 3 शर्तें बताते हुए कहा कि यूक्रेन की ओर से तत्काल मिलिट्री एक्शन रोका जाए, संविधान में बदलाव करके यूक्रेन खुद को न्यूट्रल स्टेट घोषित करे, क्रीमिया को रूसी क्षेत्र की मान्यता दे और डोनेट्स्क लुहांस्क को स्वतंत्र रिपब्लिक के तौर पर स्वीकार करे। रूस ने यह भी कहा कि यूक्रेन पर कब्जे का उसका कोई इरादा नहीं है। रूस ने यूक्रेन के लोगों का भरोसा जीतने के लिए आज दूसरी बार सीज फायर किया और युद्धग्रस्त शहरों से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता दिया। हेग में यूएन की सबसे बड़ी अदालत में आज रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सुनवाई शुरू हुई। यह सुनवाई 2 दिन तक चलेगी। सुनवाई के पहले दिन रूस ने कार्रवाई का बहिष्कार किया, जबकि यूक्रेन ने यूएन कोर्ट में कहा कि उस पर जेनोसाइड के गलत आरोप लगाए गए हैं और पूर्वी यूक्रेन के 2 प्रांतों को इन्वेड करने का बहाना बनाया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि पूर्वी यूक्रेन में लोगों को भेदभाव और नरसंहार से बचाने के लिए स्पेशल मिलिट्री एक्शन जरूरी है। यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वालों की हिमायत करते हुए उन्होंने अपने इन्वेजन प्लान को न्याय संगत बताया था। यूक्रेन का कहना है कि आरोप गलत है और इसे इन्वेजन का न्यायिक आधार नहीं बनाया जा सकता। 1948 में जेनोसाइड रोकने की ट्रीटी के आधार पर यूक्रेन कोर्ट पहुंचा है। रूस ने यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट का फोन नेटवर्क और इंटरनेट भी काट दिया है। यूएन की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में रूस ने अपना स्टाफ तैनात कर दिया है। ज़ैपोरिज़िया में इस प्लांट पर रूस ने शुक्रवार को कब्जा किया था। अब 6000 मेगावाट के इस प्लांट को रशियन कमांडर के ही आदेश पर चलाया जा सकता है। यूक्रेन ने दूसरा महत्वपूर्ण दावा यह किया है कि रूस ने प्लांट के मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सुविधा बंद कर दी है, जिससे यहां किसी भी गतिविधि का पता लगाना मुश्किल हो गया है। 12 दिन से चल रही जंग से दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 10 दिन में करीब 15 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है और अन्य देशों में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हैं। अब तक सबसे ज्यादा शरणार्थी पोलैंड पहुंचे हैं, जो यूक्रेनियों की मदद करने में सबसे आगे हैं। पुलिस बॉर्डर गार्ड्स के मुताबिक पोलैंड में शरण लेने वालों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंचने वाली है। यूक्रेन और पोलैंड के बीच करीब 500 किलोमीटर लंबी सीमा है, जहां शरणार्थियों को स्प्रोट्स खाना, कपड़े और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से शुरू हुए रिफ्यूजी संकट के बीच एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। द कन्वर्सेशन ने नेडीन व्हाइट और बेन क्रम्प के हवाले से खबर छापी है कि रिफ्यूजी के बीच भी ब्लैक एंड व्हाइट का भेदभाव हो रहा है। यूक्रेन से लोग निकलकर पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया और मोल्डोवा में शरण ले रहे हैं, लेकिन अफ्रीकन और एशियन मूल के लोगों से सेकेंडरी सिटीजन की तरह व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें बॉर्डर पर रोका जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकन और एशियंस को पहले तो शहरों में मेट्रो और बसों में चढ़ने से रोका जा रहा है और अब वो बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, तो उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने में 2-2 दिन लग रहे हैं। अफ्रीकी यूनियन ने इसकी तीखी निंदा की है। चीन ने रूस से अपने दोस्ती को रॉक सॉलिड बताया है और साथ में यह भी ऐलान किया है कि चाइना रेड क्रॉस जल्द ही यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाना शुरू कर देगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रूस के हमले की भर्त्सना करने और इसे इन्वेजन मानने से इनकार कर दिया। चीन ने कहा कि पश्चिमी देशों को रूस की सुरक्षा चिंता का आदर करना चाहिए। एक चाइनीज कहावत है कि एक दिन में 3 फीट बर्फ नहीं जम सकती। यूक्रेन की स्थिति इसी तरह से जटिल है और ये एक दिन में नहीं हुआ है। ऐसे जटिल मुद्दे शांति और विवेक से सुलझाए जा सकते हैं। पश्चिमी देशों को आग में घी नहीं डालना चाहिए। युद्ध के 12वें दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। युद्ध शुरू होने के बाद पीएम की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तीसरी बार बात हुई, जो करीब 50 मिनट तक चली। बातचीत में पीएम ने वॉर जोन से भारतीयों को वापस निकालने पर जोर दिया। साथ में रूस यूक्रेन के बीच चल रही बात, सीज फायर और मानवीय गलियारा बनाए जाने जैसे उपायों की सराहना की। इससे पहले पीएम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी फोन पर बात की। यह बातचीत 35 मिनट तक चली। पीएम ने जेलेंस्की से बातचीत में सूमी में फंसे भारतीयों को निकालने में मदद की उम्मीद जताई।
यूक्रेन में जंग के बीच रूस ने 4 इलाकों में सीज फायर का ऐलान किया है, जिससे भारतीय छात्रों को बैटल ग्राउंड से बाहर निकालने में भी राहत मिलेगी। यूक्रेन के जिन 4 इलाकों में रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है, उनमें राजधानी कीव के अलावा मारियुपोल, खार्किव और सुमी शामिल है। रूस ने इन शहरों से आम लोगों को बाहर निकालने के लिए सीज फायर का ऐलान किया है। खासतौर पर सुमी में अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने में अब आसानी होगी। एक अनुमान के मुताबिक सुमी में करीब 600 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जो पिछले 12 दिन से डर के साए में जी रहे हैं। सुमी में रूस की ओर से लगातार बमबारी हो रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।